देखिए आप लोगों को पता है कि प्रत्येक शनिवार को जो है करंट अफेयर का क्लास हो, यानी समसामयिकी का क्लास। ये देखिए कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, तो उस एग्जाम का लगभग 20 से 25% क्वेश्चन जो रहता है वो किससे संबंधित रहता है? करंट अफेयर से। जैसे आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज वाला बीपीएससी है, तो उसमें से 150 में से कम 35 क्वेश्चन रहता है, 35 से 40। अगर आप टीचर वाला एग्जाम दे रहे हैं तो 120 में से आपको से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का रहेगा। उसी तरह जो है दरोगा वाले में भी 100 में लगभग 20 के आसपास रहेगा। तो यानी बिना करंट के जो है कोई भी एग्जाम आप पास नहीं कर सकते। और याद रखिएगा जब आप बिहार का एग्जाम देते हैं तो करंट में अगर जितना क्वेश्चन है उसका 10% जो होता है कम से कम बिहार स्पेशल भी रहता है। तो प्रत्येक शनिवार को केवल आप लोग का करंट का क्लास चलेगा, और 3 शनिवार तो चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भारत सरकार करंट अफेयर है, और 1 शनिवार चलेगा आप लोग का बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर, ताकि बिहार का करंट अफेयर भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर का सेक्शन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे तो वो है आप लोग नोट भी करते जाइएगा। देखिए ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका हाल ही में यानी नया अध्यक्ष चुना गया। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वो है वी राम सुब्रमण्यम। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो नया अध्यक्ष चुना गया वो कौन है? वी राम सुब्रमण्यम। तो करंट तो आपका यही कहता है, से पूछा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शुरू कब, इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो वी राम सुब्रमण्यम। अब देखिए ये आयोग होता क्या है, जैसे नाम लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स, तो यानी मानव के अधिकारों से संबंधित ये आयोग। जैसे मान के चलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके अधिकार का हनन करता है या आपका शोषण करता है, या आपको किसी, जैसे मान के चलिए आपको पुलिस आपको पकड़ लिया, अब बेवजह आपको पकड़ लिया, बिना किसी गलती के पकड़ लिया, पकड़ के आपको पीट भी रहा है, या आप जेल में है तो जेल में आपको ढंग से आप साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या आप कहीं जा रहे हैं आपकी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या किसी भी नाम पे अगर आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। इसका काम क्या है? मानव के अधिकारों की रक्षा करना। आपके साथ कोई भी, चाहे वो सरकार हो, आम जनता हो, या आपके गांव के या आपके घर के परिवार के सदस्य भी अगर आपके साथ गलत व्यवहार करता है या आपका शोषण करता है या आपको परेशान करता है, तो उसके लिए एक आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अब देखिए ये जो आयोग का गठन हुआ है, ये आयोग का गठन कब हुआ है? 1993, यानी 12 अक्टूबर 1993। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ है, और इसका मूल उद्देश्य क्या है? मानव के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब कैसा मानव का अधिकार क्या है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पढ़ने आए, अगर हम आपको मारते हैं, पीटते हैं, या आपसे हम जबरदस्ती पैसा वसूली करते हैं, या आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, या यहाँ तक कि अगर आपके गांव में कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या यहाँ तक कि आप अपनी पत्नी को पीटते हैं या किसी को कुछ भी गलत काम करते हैं, तो उसके लिए ये संस्था है। ठीक है, ताकि आप कहीं जा तो सकते हैं ना। तो इसका स्थापना कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993।
देखिए ये जो संस्था है ये क्या है, स्वतंत्र वैधानिक संस्था। ये क्या है, तो देखिए स्वतंत्र वैधानिक संस्था मतलब क्या है, वैधानिक, यानी इस संस्था का गठन विधि के द्वारा किया गया। ये संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं है। आपको किसी भी अनुच्छेद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चर्चा नहीं है। ये क्या किया है, केवल विधि के द्वारा ये संस्था का गठन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसका गठन कब हुआ है, 12 अक्टूबर 1993 को। ये किसके लिए है, मानव अधिकार की रक्षा के लिए। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बी राम स्वामी। ठीक है, अब देखिए इसमें और चीज आपको देखना पड़ेगा, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, या इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कि जब आप करंट पढ़ते हैं तो केवल करंट नहीं पढ़िए, पूरा डिटेल ही पढ़ लीजिए, ताकि एक तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा चर्चा हो, यानी पूरा ये मिसलेनियस सवाल भी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, नहीं, राष्ट्रपति। यानी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और ये जो अध्यक्ष होता है यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, वो कौन होगा, वो अध्यक्ष होगा या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, कहाँ के, उच्चतम न्यायालय के। यानी इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और किस में से करेंगे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी रिटायर्ड हो चुके हैं, कहां से, उच्चतम न्यायालय से, हाईकोर्ट न्यायालय से नहीं, हाईकोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से। 5 नए राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए, 5 नए राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए, 5 नए राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए। अब ये 5 राज्य, शुरुआत हम लोग करते हैं बिहार से ही। बिहार का राज्यपाल कौन है, बताइए, बिहार का राज्यपाल अभी कौन है, कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के राज्यपाल को किसको बनाया गया है, आरिफ मोहम्मद खान। केरल का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इसका नाम कभी सुने हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, कभी नाम सुने हैं? अरे भाई अभी बिहार का राज्यपाल यही था, इसका ट्रांसफर कर दिया केरल और वहां का कर दिया इसको, यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ही अभी बिहार का राज्यपाल था, इसको बदल करके अब किसको कर दिया गया है, आरिफ मोहम्मद खान को।
यानी 5 नए राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, बिहार, केरल, मिजोरम, उड़ीसा और मणिपुर, जिसमें आपको मेन फोकस करना है बिहार वाले पे। ठीक है, तो बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल है राजन विश्वनाथ आर्लेकर, मिजोरम के हैं विजय कुमार सिंह, मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला और उड़ीसा के हैं हरिबाबू कामपति। मतलब क्या है ये सब राज्यपाल हैं। मतलब उड़ीसा के दिशा में लिखी हरिबाबू कामपति। कामपति। हाँ, हरिबाबू कामपति। ठीक है, अच्छा ये बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है जो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। यानी अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और कभी कभी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। इस पे हम लोग विशेष चर्चा कब करेंगे? जब हम लोग पॉलिटी में राज्यपाल का टॉपिक पढ़ेंगे तब। अच्छा, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा एक चीज बताइए, राज्यपाल, अगर आप पर्सनल सवाल आप लोगों से है, राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता, नियुक्ति क्यों होती है? बताइए। देखिए राज्यपाल क्या है, एक केंद्र का प्रतिनिधि है कि नहीं? यानी केंद्र सरकार राज्यों पे नियंत्रण रखने के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजती है जिसे कहते हैं राज्यपाल। अगर राज्यपाल भी चुन के जाएगा और मुख्यमंत्री भी चुन के जाएगा तो फिर केंद्र और राज्य के बीच टक्कर उत्पन्न हो जाएगा ना। तो इसलिए राज्यपाल को कभी भी जो है ये क्या कहता है, ये एक तरह से जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा जा रहा है, एक एजेंट के रूप में भेजा जा रहा है ताकि राज्यों पे कंट्रोल किया जा सके और राज्यों की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाया जा सके। तो एक तरह से जो था राज्यपाल क्या होता है, एक कड़ी का काम करता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का। तो याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, और 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल रहेगा। इस पे विशेष चर्चा होगी जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तब। अभी आपको इस पे ध्यान देना है, खासा ध्यान किस पे देना है? बिहार वाले पे। ठीक है, कि आप लोग बिहार से संबंधित एग्जाम ज्यादा देंगे तो ये डालते रहिएगा। इस बार खो खो का विश्व कप खेला जाएगा, यानी पहली बार पूरे अभी तक में आज तक कभी विश्व कप नहीं हुआ है, तो उद्घाटन विश्व कप कहिए या विश्व कप पहली बार खो खो वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? भारत के नई दिल्ली में। यानी आपको दिखाएगा उद्घाटन खो खो या पहला खो खो विश्व कप कहाँ खेला जा रहा है? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 13 से 19 जनवरी 2025। यानी उद्घाटन विश्व खो खो विश्व कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? नई दिल्ली, भारत में। कब? 13। इसमें देखिए कुल कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? 24 देश। कितने देश की टीम आएगा? 24 देश, जिसमें से 21 देश जो है से पुरुष का टीम रहेगा और 20 देश से महिलाओं का, यानी दोनों भी होगा खो खो, महिलाओं का भी होगा और पुरुषों का भी होगा। तो महिलाओं के कितने टीम होंगे? 20 टीम। पुरुषों के आपने 41 कहा, 41 कैसे हो जाएगा? मान ली बात का महिला पुरुष दोनों हो गया तो 24 देश है, लेकिन टीम जो है पुरुषों का जो खो खो होगा उसमें कितनी टीम होंगे? 21 देश का टीम, और महिलाओं का 20 टीम का। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बार खो खो विश्व कप खेला जा रहा है नई दिल्ली, भारत में। कब? 13 से 19 जनवरी 2025। इसमें कुल कितने देश हिस्सा ले रहे हैं?
और पुरुषों की टीम कितनी होगी, महिलाओं की टीम कितनी होगी। और इसका जो शुभंकर है, शुभंकर एक निशानी होता है ना, मस्कोट इसको कहते हैं। तो मस्कोट इसका क्या है, तेजस और तारा। यानी पहचान के लिए जो कुछ देखिए, जैसे अभी एशिया में क्या ये क्या कहते हैं, कौन सा खेल, हाँ हॉकी का हुआ था, एशिया कप। तो उसके लिए गुड़िया यानी गोरैया जो चिड़िया पर लेने होता था, उसको मस्कट बनाया गया था। तो इस बार जो मस्कट बना है तेजस और तारा। ठीक है, तेजस का अर्थ होता है ऊर्जा, ये ऊर्जा का प्रतीक है, क्योंकि इस खेल में बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। हम लोग कहते खेला हुआ खेल है। और तारा होता है मार्गदर्शन, ये तारा किसको प्रतीक दिखा रहा है, मार्गदर्शन का। और तेजस ऊर्जा का। तो याद रखिएगा, देखिए कोई भी अगर आप लोग खेल पढ़ते, कोई विश्व का भी ऐसा खेल होता है, तो 3 चीज पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा कहाँ हो रहा है, दूसरा पूछा जा रहा है विजेता और उपविजेता कौन है, तीसरा पूछा जाता है तो उसका शुभंकर यानी मस्कट क्या होता है, जिससे वो पहचान होती है। तो इसका है क्या, तेजस और तारा। तेजस यानी ऊर्जा का प्रतीक और तारा मार्गदर्शन का प्रतीक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आपने पढ़ा होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बना था। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहां पे है, मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक नया संस्था बना, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संघ के 6 अंग थे, जिसमें से एक अंग क्या था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। ये तो पढ़ाया जा चुका है पहले भी, लेकिन यहाँ करंट में क्या होगा तो ये जानते हैं। तो आपको पता है इसमें कितने मेंबर होते हैं, कुल 15 सदस्य होते हैं, है कि नहीं। कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। यानी ये 5 अस्थायी सदस्य जो है ये हमेशा उसके मेंबर बने रहेंगे, लेकिन 10 अस्थायी सदस्य जो है इसमें क्या करते हैं, हर सदस्य 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, फिर 2 वर्ष के बाद कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन ये जो 5 होगा, ये 5 कौन, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 जो है परमानेंट है, ये हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मेंबर रहेंगे। बाकी जो 10 है वो बदलते रहते हैं। कितने वर्ष पे, 2 वर्ष पे। ठीक है, अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए जाते हैं, 2 वर्ष के लिए। तो यहां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी 2025 से 5 नए देश उसमें जुड़े हैं। कौन कौन से जुड़े हैं, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पानामा और सोमालिया। तो ये जो 5 देश है ये कब से सदस्य बने हैं, 1 जनवरी 2025। तो ये कितने वर्ष के लिए रहेंगे, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी ये कब खत्म, एक साथ समाप्त कब होगा, 31 दिसंबर सन 2026 को। तब ना 1 जनवरी 2027 से नया 5 सदस्य आएगा। तो ये जो 5 सवाल है, ये जो पॉइंट है, ये आपको कंफर्म याद रखना है। जो सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्य जुड़े हैं, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पानामा और सोमालिया। ये कब से बने सदस्य, 1 जनवरी सन 2025 से।
इसके अलावा भी और 5 सदस्य होगा ना जो पहले से बना हुआ है, जो कब बना था 1 जनवरी 2024 को। तो वो सदस्य कौन कौन से हैं? तो वो सदस्य है अल्जीरिया, गुयाना कोरिया रिपब्लिक, और उसके बाद है सिएरा लियोन, और स्लोवेनिया। यानी ये पहले से है, यानी 1 जनवरी 2024 में बना था, तो ये 5 नए बने। तो टोटल अभी कितने सदस्य है? 10 सदस्य। ये 5 अस्थायी सदस्य जो हमेशा रहेगा। ये 1 जनवरी 2024 को बना है, तो ये अगले साल हट जाएगा, उसकी जगह फिर 5 नए आएंगे। और इस बार जो बना है ये 5 पे आपको विशेष फोकस करना है, यानी पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया। ठीक है। विश्व ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप, शतरंज। भाई शतरंज आप लोग खेले कि नहीं? कौन कौन खेले हैं? अच्छा बताइए, शतरंज अगर आप लोग खेले होंगे तो शतरंज का सबसे खतरनाक कौन सा होता है? हैं? वो तो सबसे कमजोर होता है। सबसे खतरनाक और ताकतवर वजीर, जो किधर भी चल सकता है कि नहीं? बाकी सबको तो लिमिटेशन है, लेकिन उसके सामने में जो भी आता है चला जाता है। और सबसे दिमाग वाला खेल कहा जाता है शतरंज, क्योंकि इसमें अपने से ज्यादा सामने वाले पे ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या चलता है। तो ये जो विश्व ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप हुआ है, ये कहां पे हुआ है? न्यूयॉर्क में। और इस शतरंजशिप में जो है पुरुषों वाला जो था ये ड्रॉ हो गया, टाई हो गया, ड्रॉ नहीं कि टाई। अच्छा, ड्रॉ और टाई में क्या अंतर है? क्रिकेट अगर खेलते, क्रिकेट कौन कौन खेलते हैं? तो ड्रॉ और टाई में क्या अंतर है? टाई तो ये ड्रॉ होता है जब किसी कारणवश या बारिश के कारण या किसी कारणवश खेल को रोक दिया जाए, उसे कहते हैं ड्रॉ। लेकिन जब दोनों बराबर स्कोर बना ले तो उसे कहते हैं टाई। टाई यानी जब बराबर हो जाए, पता चला मान लीजिए भारत ने भी 200 रन बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने भी 200 रन बनाया 20 ओवर में, तो हो गया टाई। लेकिन पता चला भारत ने 200 बनाया और बीच इतना बारिश होकर खेल ही नहीं हुआ, तो हो गया ड्रॉ। ठीक है। तो ये जो है यहां ड्रॉ नहीं किया, कहेंगे टाई। तो ये जो है पुरुष वाला जो है ये चैंपियनशिप दो लोगों ने साझा किया, यानी इसका परिणाम नहीं निकला। वो 2 लोग कौन थे? मैक्सन कार्लसन, ये दुनिया का जो है सबसे नंबर 1 कह सकते हैं चेस खिलाड़ी है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे। और नाम भी ऐसा है ना, यहाँ नेपोमनियाची कहाँ के रहने वाले हैं? उसके। तो ये दोनों क्या किए? साझा किए हैं, यानी कोई ना जीता ना कोई आ रहा। टाइम दिया जाता है, उस समय तक आप नहीं आ रहे हैं तो ये क्या होता है? ड्रॉ, टाई हो जाता है। तो मैक्सन कार्लसन नॉर्वे के हैं और इयान नेपोमनियाची कहाँ के हैं? रूस के। तो पुरुषों का जो है ये क्या हो गया? टाई हो गया, यानी कोई परिणाम नहीं निकला। और अब महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं में जो विजेता है वो है जू वेंजन, जहां की है? चीन की। और जो उप विजेता है वो है लेई टिंगजी, ये भी कहां की है? चीन की। संतोष ट्रॉफी 2024 ये एक फुटबॉल के लिए है। किसके लिए है? फुटबॉल के लिए। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था?
हैदराबाद में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप जो है 2024 कहाँ खेला गया? हैदराबाद। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये कहाँ हुआ है? हैदराबाद। और इसके विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल। और उप विजेता है केरल। उप विजेता मतलब कौन होता है बताइए तो? जो फाइनल में हारता है। तो इसके विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल। और उप विजेता कौन है? ये अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अभी जो भारतीय मौसम विभाग जो है, भारतीय मौसम विभाग, इनके अनुसार 1901 के बाद जो सबसे गर्म वर्ष रहा था वो कौन था? 2024। यानी इसमें क्या किया जाता है? जो पूरे साल का यानी 12 महीने का एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है। और जब एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाता है? गर्म माना जाता है। तो 1921 के बाद जो सबसे ज़्यादा गर्म देश माना गया है, गर्म साल माना गया है, वो है 2024। अब देखिए धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। अच्छा बताइए कन्याकुमारी कहाँ पे है? किस राज्य में है? केरल में। कन्याकुमारी के पास जो है समुद्र के ऊपर एक कांच का पुल बन रहा है। किसका पुल बन रहा है? कांच का पुल। ये आपको इसलिए याद रखेगा, पहली बार समुद्र के ऊपर कांच का पुल बन रहा है। कहाँ पे? कन्याकुमारी। यानी कांच का पुल। कांच समझते हैं? मतलब पुल पे आप खड़े, पुल के नीचे भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? और बिहार में, राजगीर में। और कहाँ एक और बनने वाला बताइए तो? सहरसा मत्स्यगंधा पे। यानी इस पार से उस पार एक पुल होगा, आप पुल पे चढ़ेंगे, आपको पुल के नीचे पानी दिखाई देगा। तो कांच का अब ये घोषणा हुआ है, अब आज बने कि 10 साल 20 साल बाद बने, सहरसा ही है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ओवरब्रिज जो 2001 में बनने वाला घोषणा हुआ जो आज तक चल ही रहा है। तो लेकिन ये जो है ये बन चुका है, इसीलिए याद रखिए कन्याकुमारी में एक कांच का पुल बनेगा। किस पे? यानी पहली बार समुद्र के ऊपर होगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 77 मीटर। यानी पहली बार समुद्र पर कांच का पुल बनेगा। कहां पे? कन्याकुमारी में, जिसकी लंबाई होगी। अब यह है किसके लिए? देखिए वहां पे एक मूर्ति है संत तिरुवल्लुवर की। प्रतिमा से लेकर संत तिरुवल, या आपका नाम सुने हैं? संत तिरुवल्लुवर नाम सुनेंगे नहीं कभी? संत तिरुवल्लुवर एक कवि थे और एक दार्शनिक थे, जो संगम काल, याद है इतिहास में लोग पढ़े होंगे, संगम साहित्य में इन्होंने उस समय कई पुस्तकें लिखी। और इसकी एक प्रतिमा है वहां पे, कितना? 133 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैच्यू ऑफ विजडम, या हिंदी में कहिए विद्वता की मूर्ति। ठीक है, तो संत तिरुवल्लुवर प्रतिमा जिसकी ऊंचाई कितनी? 133 फीट है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? विद्वता की मूर्ति। और ये जो पुल है, ये पुल किसको किसको जोड़ेगा? इस प्रतिमा से लेकर के कहां तक जाएगा? ये जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यानी यहां से लेकर के कहां तक जाएगा? विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो सवाल क्या देखिए, पहली बार जो है समुद्र पर कांच का पुल भारत बनेगा। कहां पे? कन्याकुमारी, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 77 मीटर। और ये कहां से कहां तक होगा? संत तिरुवल्लुवर प्रतिमा से लेकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक। ये हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? मनमोहन सिंह।
यानी अभी जो मृत्यु हुई है, किनकी मृत्यु हुई है? मनमोहन सिंह की। और कितने वर्ष में मृत्यु हुई है? 92 वर्ष। देखिए, तो सवाल कैसे बनता है? सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा जो हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, ये तो आसान सवाल हो जाएगा। सवाल पूछेगा मनमोहन सिंह किस क्षेत्र से लोकसभा या राज्यसभा में चुने गए थे। तो ये लोकसभा का चुनाव कभी नहीं ले रहे हैं, ये क्या कहते हैं? आसाम से राज्यसभा सदस्य बने थे। क्या बने थे? पहला पॉइंट ये हो जाता है, आसाम से राज्यसभा सदस्य बने थे। दूसरा, ये 2004 से लेकर 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। आपसे ये पूछेगा भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे, या उल्टा कर देगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के कौन से भी प्रधानमंत्री थे? 13वें। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और वित्त सचिव भी रह चुके हैं। सोचिए, 1988 और में वित्त सचिव हुआ करते थे, फिर गवर्नर बने आरबीआई के, फिर वित्त मंत्री बने भारत सरकार के और अंततः प्रधानमंत्री बने। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, देख सवाल क्या पूछेगा, निम्नलिखित में कौन से पद पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं थे? ऑप्शन में प्रधानमंत्री छोड़ के बाकी 3-4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 देगा, एक कोई और दे देगा, है कि नहीं? तो मनमोहन सिंह की मृत्यु 92 साल में हुई है। वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे जो 2004 से लेकर के 14 तक रहे। इससे पहले वो भारत के वित्त सचिव भी रह चुके हैं, आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। क्लियर है? काम्या कार्तिकेयन, जिसकी उम्र कितनी है? मात्र 17 वर्ष। अब देखिए इन्होंने क्या किया, दुनिया में जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ने वाली ये पहली महिला बनी है। यानी दुनिया के 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ने वाली, यानी भारत के भी सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ी है, यानी एशिया का, यूरोप का भी सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ी है, अमेरिका या दक्षिण अमेरिका हो, अफ्रीका हो, अंटार्कटिका हो, यानी हर महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। कौन? काम्या कार्तिकेयन, जिसकी उम्र है मात्र 17 वर्ष। अगला क्या है? अंडर 19 महिला एशिया कप 2024। अंडर 19 महिला एशिया कप क्या है? महिला T20 एशिया कप, T20 महिला एशिया कप। इसका मतलब है 19 साल से कम उम्र की लड़कियां जो है, होता अंडर 19, उसका जो महिला एशिया कप हुआ है T20, ये कहाँ हुआ है? कुआला लंपुर। कहाँ पे है? मलेशिया में। ये कहाँ पे हुआ है? कुआला लंपुर, मलेशिया में। और इसको जीता किसने है और पराजित किसे किया? बांग्लादेश। तो यानी अंडर 19 T20 महिला एशिया कप 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? कुआलालंपुर वॉल स्ट्रीट।
ये हर साल कोई न कोई रिपोर्ट पेश करती है। तो इसके हिसाब से एक नया जो एक डेस्टिनेशन है, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन, यानी वॉल स्ट्रीट एक पत्रिका है, उन्होंने एक जो है डेस्टिनेशन के लिए सर्च किया है, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन। यानी ये किस हिसाब तय किया जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन घूमने का जगह कौन कौन सा है। तो इस सूची में भारत के मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है। यानी वॉल स्ट्रीट के द्वारा जारी जो है गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में भारत के मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया। बाकी और जगह है, लेकिन भारत से एक ही जगह शामिल किया गया, मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है, यहाँ पे आपने देखा होगा बाघ अभयारण्य भी बहुत है, इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्यता भी बहुत है। तो इन सब चीज के कारण जो है मध्य प्रदेश को भी गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल किया है। किसके द्वारा ये जारी किया गया है? वॉल स्ट्रीट के द्वारा। ठीक है, यानी जहां पे आपको घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पक्षी अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य है, झरना है, ये सब भरा पड़ा है सब चीज़ में। भारत जो किसी न किसी देश के साथ जो है सैन्य अभ्यास करता है। तो एक नया सैन्य अभ्यास जो 13 दिसंबर 2024 से लेकर के 24 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक किया गया है। कहाँ पे? सलझंडी, नेपाल में। और ये सैन्य अभ्यास का नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। किसके किसके बीच में है? भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में। यानी सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच ये अभ्यास किया गया है। कहाँ पे? सलझंडी, नेपाल में। ठीक है, तो देखिए आपको सवाल क्या पूछा जाता है, सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और नेपाल में। ये हर साल कभी भी होगा तो इसी नाम से होगा, सूर्य किरण अभ्यास। जगह बदलेगा, कभी भारत में होगा तो कभी नेपाल में होगा, लेकिन नाम उसका हमेशा यही रहेगा, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो लिखिएगा भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच, भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच नेपाल के सलझंडी में, नेपाल के सलझंडी में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है।